कर देंगे तो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी के अमाल व अफाल इबादत बन जाते हैं। अगर उस नीयत के साथ, मुताबियत की नीयत के साथ हम सारे अहवाल को हुजूर की सुन्नत और सीरत के ताबे कर दें। ताहम इससे भी आपने देखा जो बुनियादी चीज आश्कार होती है वो तबीयत की नरमी है। तबीयत के अंदर सहूलत का गोशा है, तबीयत में रहमत और राफत का गोशा है, सख्ती का, दुरुस्ती का, मुआखजा का, नाराजगी का फुकदान या उस पर काबू पाना है। यह वो बुनियादी तालीम है जो आकल इस्लाम ने, और यही तालीम जो हुजूर की सुन्नत से साबित होती है, फिर वही तालीम दीन की है। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ईटीवी उर्दू। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम मॉनिटर ऑडियो प्लीज। नाज़रीन आदाब, 4 बजे के बुलेटिन के साथ में हुई ना। सबसे पहले हेडलाइंस। युगांडा की खवातीन के साथ बदसलूकी मामला, दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती पर इस्तीफे के लिए दबाव। चिदम्बरम ने कहा बीजेपी मुल्क के तमाम तबकात की नहीं करती नुमाइंदगी। मोदी ने किसी मुसलमान को गुजरात में नहीं दिया टिकट। राम मंदिर से मुताल्लिक़ अरुण जेटली के बयान पर सियासत गरमाई। जेडीयू ने कहा बीजेपी की सियासत फर्का परस्ती पर मबनी। आरएमपी लीडर चंद्रशेखरन के कत्ल का मामला, कोझिकोड की खुसूसी अदालत ने सीपीएम के 3 मकामी लीडरों समेत 12 को ठहराया कसूरवार। और न्यूजीलैंड के हाथों दूसरा वनडे भी गंवाया टीम इंडिया ने। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हुई रुखसत। दिल्ली पुलिस से पंगा लेने वाले दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। युगांडा की खातून ने सोमनाथ भारती की पहचान कर ली है। जराये का कहना है कि एम्स के अंदर के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सोमनाथ भारती को डॉक्टरों से बातचीत करते हुए साफ देखा जा सकता है। ये फुटेज उस वक्त का है जब युगांडा की खातून को मेडिकल जांच के लिए एम्स लाया गया था। वाज़ेह है कि सोमनाथ भारती ने युगांडा की खातून पर नशीली दवाएं फरोख्त करने और कहबागिरी का इल्जाम आयद किया था। युगांडा की खवातीन ने सोमनाथ भारती पर बदसलूकी का भी इल्जाम लगाया है। कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ममता शर्मा का कहना है कि कमीशन की जानिब से सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। ममता शर्मा ने दिल्ली के वजीर कानून से ओहदा छोड़ने का भी पुरजोर मुतालबा किया है। कांग्रेस और दीगर खवातीन तंजीमों ने भी सोमनाथ भारती के रवैये की सख्त मजम्मत की है। कर लिया है और उन्होंने उनको समन भी किया था। ये पता नहीं वो समन किया उसमें गए कि नहीं गए, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे।
क्योंकि गलत किया इन्होंने, जो भी किया है कानून को अपने हाथ में लिया है। तो स्टेट कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम इसको टेकअप करेंगे। देखिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, बल्कि मुख्यमंत्री जी को उनसे रेजिग्नेशन लेना चाहिए। जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, कानून को अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। उनका किसी भी तरह से अधिकार नहीं बनता कि जहां महिलाएं रहती हों वहां वो जाएं और इस तरह की हरकत करें। तो मैं सोचती हूं कि उनको खुद ही सम्मानजनक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। सोमनाथ भारती उनकी तरफ से जो अफ्रीकन और जो महिला के साथ जो उनकी कमेंट्स थे, जो बिल्कुल रेशियल कमेंट्स है, ये हम हर हालत में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। It was very irresponsible on the part of Somnath Bharti to have acted like this and violate the law, take law into in his own hands, because our law specifies that any action against women in the midnight is not taken, is not right. उधर केजरीवाल की पॉलिसियों से नाराज लीडर विनोद कुमार बिन्नी का कहना है कि दिल्ली हुकूमत सोमनाथ भारती को बचाने की कोशिश कर रही है। बिन्नी ने कहा है कि सोमनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पिछले 2 दिनों जो हुआ है दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने देखा है, वो सिर्फ एक प्रयास था कि अपने मंत्री को कैसे बचाया जाए। आपकी दोहरी नीति कि भाई आप अपने मंत्री के खिलाफ एक दृष्टिकोण अलग रखते हैं, आप दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक दृष्टिकोण अलग रखते हैं। दोनों चीजें दिल्ली जनता ने देखा, सब लोगों ने देखा। आप किसी तरह भी चाहते थे कि इस मुद्दे पे बार्गेनिंग हो जाए। बार्गेनिंग होने के बाद में आपको ये लगे कि भाई हम अपने मंत्री को बचा पाए, लेकिन महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है। 100 मोटर लेके कोर्ट ने आदेश किया है कि एफआईआर दर्ज की जाए, और उन महिलाओं से कल मेरे साथ आपको चैनल पे देख रहा था, उन महिलाओं ने पुष्टि भी कर दी है कि मंत्री जी थे उस छेड़खानी करने में। तो मेरे ख्याल से जो महिलाओं के साथ अत्याचार करेगा वो बिल्कुल उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा, जिन धाराओं के तहत वो मुकदमा दर्ज हुआ वो धाराएं मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है। जो सख्त से सख्त धाराएं लग के महिलाओं के उत्पीड़न के लिए धाराएं लगनी चाहिए, वो लगनी चाहिए थी। बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और वज़ीर कानून सोमनाथ भारती से मुस्ताफी हो जाने की मांग की है। वीके मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल के धरने को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपसी साजबाज के जरिए खेला गया एक नाटक करार दिया है। जो दिखाई दे रही है, इतना बड़ा नाटक किया है, सारी दिल्ली को 2 दिन रोक कर रख दिया। इल्जाम लगाया था, असली मुद्दा यह है कि इल्जाम लगाया था कि जो शिंदे साहब हैं, इनको पुलिस पैसा इकट्ठा करके पुलिस कमिश्नर को भेजती है, पुलिस कमिश्नर इनको भेजता है, थाने बिकते हैं। तो ये तय करना चाहिए शिंदे साहब को, या शिंदे साहब इस्तीफा दें और या फिर इन्हें डिसमिस करें। दोनों बातें नहीं चल सकती कि ये कहें शिंदे साहब पैसा खा रहे हैं और वो कहें कि हाँ मैं चुप करके बैठे रहे, ठीक नहीं। सोमनाथ भारती को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इसको डिसमिस करना चाहिए। और इसके साथ ही केजरीवाल को भी यहाँ पर 144 तोड़ने और जो कुछ इन्होंने नाटक किया है उसके बाद रहने का कोई अधिकार ही नहीं उनको। कविता श्रीवास्तव ने दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती के रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने सोमनाथ भारती पर खवातीन के खिलाफ नाज़िमा रिमार्क्स इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए उनसे मुस्ताफी हो जाने का मुतालबा किया है। He doesn't deserve to be a minister because his acts and his behaviors were totally racist that night in Khirki Extension. He wanted the police to barge into people's homes without any warrant. He wanted them to do illegal acts, and then he also let a mob loose on those women. His entire tenor and his words were that ये तो हमारी जैसी नहीं है, ये लोग तो prostitutes होती हैं. Now this entire behavior of a minister is completely not acceptable, and that is why we are demanding his resignation, because we've lost confidence in him as a law minister. उधर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के हामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इम्तनाई अहकामात के बावजूद रेल भवन पर 2 रोज तक धरना मुनज़्ज़म करने के इल्जाम में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। ताहम एफआईआर में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल नहीं है। पुलिस ज़राए के मुताबिक एफआईआर में केजरीवाल का नाम शामिल करने से पहले स्पीकर की इजाजत लेना जरूरी है। एफआईआर में नामालूम अफराद के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी, तशद्दुद और हुजूम को उकसाने के इल्जाम भी आयद किए गए हैं। कल तक केजरीवाल के धरने की तारीफ कर रही जेडीयू का सुर अचानक
बदल गया है। जेडीयू लीडर साबिर अली ने कहा कि केजरीवाल का धरना देना एक गलत कदम था। देखिए, दो बात, मिलना और खोना एक दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको एक दिल्ली वो शहर है जो इस देश और प्रदेश दोनों की राजधानी की जगह है। आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको जब इतनी समझ नहीं है कि आप धरने पे 2 पुलिस अफसर के ट्रांसफर के लिए, तबादले के लिए, सस्पेंशन के लिए बैठते हो, 26 जनवरी सामने है, कानून अपने हाथ में लेते हो जहां धरना देने की इजाजत नहीं है, इसका मतलब है कि आपको इस देश के कानून में विश्वास नहीं है। एक बात साफ हो जाती है, जहनियत साफ नहीं है, ये भी बात साफ हो जाती है। और क्या खोया क्या पाए, तो जनता, जिस आम जनता की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि 120 करोड़ इस देश का नागरिक, सब का सब आदमी आम है और इस देश का जनता है। कोई मुहर नहीं लगी है किसी के माथे पर कि हम आम हैं, सब लोग आम हैं, हम भी आम हैं। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने नासाजी सेहत के बाद दिल्ली के यशोदा अस्पताल में अपनी जांच करवाई। केजरीवाल के मुताबिक उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। केजरीवाल की जांच करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात सर्दी में गुजारने की वजह से वज़ीर-ए-आला की सेहत मुतासिर हुई है। सोने की वजह से उनकी खांसी जो है काफी बिगड़ गई थी, जिसके की वजह से हमने उनके जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको कल रात को बुलवाया था। उन्होंने चेकअप करने के बाद जो है सीटी स्कैन, एक्सरे, चेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन एग्जामिनेशन के लिए सजेस्ट किया था, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। तो वो पूरे हो गए। उनका जो सीटी है वो नॉर्मल है, उनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, बाकी ब्लड की और एक्सरे वगैरह की जो भी रिपोर्ट जब आएगी तो तब मैं शेयर कर पाऊंगा आपके साथ। डॉक्टर साहब, इतनी ज्यादा उनको खांसी रहती है, आप लोगों ने एडवाइस नहीं किया था कि वो ऐसे ठंड में बाहर रहेंगे तो उनकी हेल्थ एक बहुत बड़ा रिस्क है। बीइंग अ सीएम उनको सोचना चाहिए, उनकी हेल्थ खराब होती है तो दिल्ली का काम भी सफर होता है। I don't know what to say about that. मैं ठीक हूँ, वो खांसी बहुत ज्यादा हो गई है, उसी के लिए टेस्ट कराने के लिए आया था। आप लोग साइड सर आराम करेंगे। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। वो सुबह कभी तो आएगी, गरीबों को, अमीर लोगों को और जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कोझिकोड की खुसूसी अदालत ने रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी के लीडर टीपी चंद्रशेखरन के कत्ल के मामले में 12 अफराद को कसूरवार करार दिया है। एडिशनल एंड सेशन कोर्ट के जज आर नारायण
पिशादरी ने कातिलों के 7 रुकनी गिरोह और सीपीआईएम के 3 मकामी लीडरों को इस कत्ल मामले में कसूरवार करार दिया है। ताहम सीपीआईएम के लीडर पी मोहनन और सीपीआईएम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट के मेंबर और रुकने असेंबली के लतिका के शौहर को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत जुमेरात को सजा सुनाएगी। आरुषि हेमराज कत्ल मामले में कसूरवार ठहराए गए राजेश और नुपुर तलवार ने मुजरिम ठहराए जाने की सीबीआई अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। आरुषि के वालिदैन की अर्जी समाअत के लिए जुमेरात को अदालत के सामने आ सकती है। तलवार जोड़े को गाजियाबाद की खुसूसी सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर 2013 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये वाकया मई 2008 में उस वक्त सामने आया था जब 14 साल आरुषि नोएडा में वाकई अपने घर के ही कमरे में मुर्दा पाई गई थी। घरेलू नौकर हेमराज पर इस कत्ल के लिए शक जाहिर किया गया था, बाद में जिसकी लाश अगले रोज छत पर मिली थी। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को तनकीदों का निशाना बनाया है। चिदम्बरम ने कहा है कि बीजेपी समाज के तमाम तबकों की नुमाइंदगी नहीं करती है। चिदम्बरम ने मजीद कहा है कि गुजरात में मोदी ने कभी भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। चिदम्बरम ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी के फिर बरसर इख्तियार आने की सूरत में राहुल गांधी ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। राम मंदिर से मुताल्लिक अरुण जेटली के बयान पर सियासत गर्मा गई है। वाज़ेह है कि अरुण जेटली ने कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा अगरचे बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बीजेपी का मुद्दा है। रुकनी पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब और जेडीयू लीडर साबिर अली ने कहा है कि बीजेपी की पूरी सियासत फिरकापरस्ती की बुनियाद पर मबनी है। कहें या न कहें, उनको तो इस इलेक्शन को या जो भी इलेक्शन आएंगे उनको उसी लेवल पे या उसी मकसद पे इलेक्शन ही लड़ना है। उन्होंने पहले प्रोजेक्ट किया मोदी को बहुत ही हिंदुत्व के ऊपर बोल के, फिर देखा कि हल्के पड़ गए तो फिर उनको डेवलपमेंट का आदमी पेश किया। अल्टीमेटली उनका मुद्दा जो है वो वही है कि जितना कम्युनलाइजेशन किया जा सके, और अभी एक मुद्दा जिसपे पूरा हिंदुस्तान बांट चुके, इतनी बुरे हालात हो गए हैं, दिखाने के लिए वो मना करते हैं लेकिन वो उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उनके पास कोई दूसरा वोट है ही नहीं। वो सिर्फ जो जहनों को खराब कर चुके हैं वही वोट है उनके पास, इसलिए वो उन्होंने कहा, मैं समझता हूं वो हम सबको मालूम है, लेकिन अच्छी बात है कम से कम उन्होंने बोल दिया इस बात को। बीजेपी की जो राजनीतिक जन्म हुई, जो बुनियाद है, वो इसी बेस पर है, देश के बांटने पर, समुदाय को बांटने पर, मजहबों के नाम पर बांट के अपनी राजनीति की सत्ता कैसे आए, इनकी बुनियादी वसूल रही है। जब इनके साथ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो उनको लगता है कि इनके साथ सत्तावर है, अपने जो दिखावा है उसको हम बैकड्रॉप में बक्से में बंद रखकर हम सत्ता तक पहुंचाते तो वो सब काम करते हैं। ये पार्टी इनकी कोई वसूल नहीं, देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता हर कीमत पे चाहिए, चाहे वो लोगों का खून बहाए, पूरे देश में खून की नदियां बह जाए, देश कहीं भी चला जाए, कितना भी पिछड़ जाए, कोई बात नहीं, इनको सत्ता चाहिए। कि बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा हमेशा चलने वाला नहीं है। एनसीपी लीडर तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी लाख कोशिश करे, ताहम काट की हांडी ज्यादा दिनों तक चूल्हे पर नहीं चढ़ सकती। तारिक अनवर जेटली के उस बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें जेटली ने राम मंदिर को बीजेपी का अहम मुद्दा बताया है। वो कॉमन एजेंडा है और वो जानते हैं कि उनको कोई नीति के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर वोट नहीं मिलने वाला है। इसलिए ऐसे भावनात्मक मुद्दे उठाए जाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों का समीकरण हो सके। और इससे पहले भी उनको इसका लाभ मिला है 1999 में और उसके बाद, उसके पहले। तो उनको ये लगता है कि इससे अच्छा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है और बार बार इसी मुद्दे को वो चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है, शायद उनको ये पता नहीं है अरुण जेटली साहब को, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती।
और नाज़रीन, चिदम्बरम और जेटली के बयानों पर राय जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब। कुर्बान अली साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चिदम्बरम ने बीजेपी को तनकीदों का निशाना बनाया है, काफी अहम मानी जा रही है उनकी ये टाइमिंग, आपका तज्जिया? जी, सबसे पहले तो ये कि चिदम्बरम साहब जो कांग्रेस पार्टी ने 5 अपने सीनियर तर्जमान बनाए हैं, उनमें सरे फहरिस्त है, तो उन्होंने तर्जमान बनने के बाद पहला ये बयान दिया है। वो आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डेवोस में कॉन्फ्रेंस चल रही है वहां मौजूद है, और वहां उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से वजीर आजम होंगे अगर उनकी पार्टी हुकूमत में आती है तो। दूसरा बयान उन्होंने दिया है नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार है, और उसमें उन्होंने सख्त तनकीद की है नरेंद्र मोदी पर और कहा है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं, वो अथॉरिटेरियन रूल में यकीन रखते हैं, और वो यानी भारतीय जनता पार्टी सभी मज़ाहिब की और समाज के सभी तबकों की नुमाइंदगी नहीं करती। और इस ज़मीन में उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने आज तक गुजरात में किसी मुसलमान को अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया है। तो एक तरह से जो इस माह की शुरुआत में वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा था नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से कि उनका वजीर आजम बनना मुल्क के लिए तबाहकुन होगा, उसकी तायीद की है चिदम्बरम साहब ने, और साथ ही अपने एक नए रोल में आकर के ये वजाहत भी कर दी है कि राहुल गांधी को लेकर के जो शशोपंच बना हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो 17 जनवरी को दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें भी कुछ तय नहीं पाया था, लेकिन अब एक तरह से चिदम्बरम ने उसकी वजाहत कर दी है। दूसरा, उन्होंने एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बहुत तफसीली इंटरव्यू दिया है और उसमें अपनी हुकूमत की पॉलिसियां गिनाई हैं, और इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि वो वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार कतई नहीं है। जी कुर्बान अली साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह से बीजेपी जो है वो काफी अरसे से किसी तरह के जो मामले हैं उनमें नहीं बोल रही है, और खासतौर से मुस्लिम कार्ड जो है उसको खेलने की कोशिश कर रही है। चूंकि चिदम्बरम जो है वो काफी सीनियर लीडर हैं, कदावर लीडर है, तो उनका ये बयान जो है ये इस वक्त काफी मायने रखता है। यकीनन मायने रखता है, और यहाँ ये बात भी गौर है कि अभी हालिया दिनों में नरेंद्र मोदी ने फिल्म अदाकार सलमान खान के साथ अहमदाबाद में पतंगबाजी की थी और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, और सलमान खान ने भी एक तरह से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी की तायीद की थी, और भी इस तरह के कुछ तासुर देने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने कि वो मुल्क के तमाम तबकों मज़ाहिब की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। इस ज़िम्न में चिदम्बरम का ये बयान खासा अहम हो जाता है, और उन्होंने बहुत ही तफसील के साथ ये बताया है कि नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका क्या है, और उससे न सिर्फ ये कि सियासी तौर पे बल्कि मुल्क को इक्तिसादी तौर पे भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उनकी इक्तिसादी पॉलिसियां भी सही नहीं है, और जो तस्वीर गुजरात की पेश की जा रही है मुल्क की आवाम के सामने वो भी सही नहीं है जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। एक तरह से चिदम्बरम ने एक आप कह सकती हैं कि हमलावर अंदाज अख्तियार किया है अपनी पार्टी की जानिब से, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सूरत हाल है वो ये कि वो अब उतना उसमें वो जोश खरोश नजर नहीं आता पार्टी में, या वो उसकी का बेस नहीं नजर आता, वो एक खिसकता हुआ बेस नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, और इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि वो आइंदा इंतखाबात में हुकूमत साजी कर सकती है। जी कुर्बान अली साहब, जैसा कि आपने कहा कि अभी वो जोश खरोश नजर नहीं आ रहा, हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि राहुल गांधी जो है वो पार्टी में नई जान फूंकने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना तरीकेकार भी बदला है, धुआंधार उन्होंने बयानबाजियां भी करी हैं, और साथ ही साथ वो निचली जो सतह हम इसको कह सकते हैं उससे वो कारकुनों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये आप सही फरमा रही हैं कि राहुल गांधी अंत कोशिशें कर रहे हैं पार्टी में जान फूकने की, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अब वक्त बहुत कम बचा है, अब बहुत देर हो चुकी है। 10 साल का अरसा था उनके पास में, 10 साल कम में सियासत में आए थे,
5 साल आप कह सकती हैं कि उन्होंने सियासी इंटर्नशिप की और उसमें तजर्बा हासिल किया, लेकिन गुज़िश्ता 5 वर्ष में ये काम अगर उन्होंने किया होता जो वो अब कर रहे हैं तो शायद आज पार्टी ज्यादा बेहतर हालात में होती और पार्टी को इस बहरान से नहीं गुजरना पड़ता जिस बहरान का वो शिकार आजकल बनी हुई है। हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है और कोई एक ऐसी रियासत नहीं नजर आती जहां से आप कह सकें कि कांग्रेस पार्टी एक मुश्त तौर पे अपने उम्मीदवार चुन करके लोकसभा में भेज सकती है। अभी हाल में एक सर्वे आया है और उसमें जो सूरत हाल बताई जा रही है वो खासी नाजुक है कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी ने चाहे जो कोशिशें की हैं पिछले 1 महीने से खासकर कोई कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका कोई सातरफा नतीजा नहीं निकल पा रहा। वो 2 दिन पहले भोपाल में थे जहां उन्होंने खवातीन के साथ मुलाकात की, उनके साथ में जिसे आप कहें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया था। उसके पहले दिल्ली में उन्होंने अक़लियती तबके के लोगों के साथ में मुलाकात की थी, दलित और पसमानदा जातों के साथ में उनके नुमाइंदों के साथ में मिले थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और हुकूमत की जानिब से भी जो पॉलिसियां बनाई गई थी जो समाज के उन तबके के लोगों के लिए जो हाशिए पर लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए जो स्कीमें बनाई गई थी उसका फायदा उनको सीधे तौर पर नहीं पहुंच रहा। ये राजस्थान के इंतखाबात में देखने को मिला और उसके बाद वहां के जो साबिक वजीर आला है अशोक गहलोत साहब, उन्होंने मरकज की पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया था। तो मनमोहन सिंह की हुकूमत UPA 1 और UPA 2 में जो काम हुआ उसका फायदा आम आदमी को नहीं पहुंच पाया और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब वो अवामी हिमायत नहीं है जो पहले हुआ करती। जी कुर्बानी साहब, अब बात करेंगे एक और अहम बयान की, जैसे कि अरुण जेटली ने एक बार फिर राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको उठाया है, कहा है कि मैनिफेस्टो में नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अहम है। आपका तज्जिया? जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैनिफेस्टो में नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर का मामला हमेशा से हमारे एजेंडे में था और आप देखेंगे ये भी उन्होंने बात एक इंटरव्यू में कही है, एक अखबार से बातचीत करते हुए जब उनसे ये सवाल किया गया था कि राम मंदिर के बारे में पार्टी की क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि ये हमेशा से हमारे एजेंडे में रहा है और आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये जो पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा उसमें भी शामिल होगा। तो एक तरह से अरुण जेटली ने बीजेपी के उस मौक़िफ़ की तारीफ की है जो पार्टी के लीडर अब तक कहते रहे हैं। अक्टूबर में पार्टी की एक तर्जुमान निर्मला सीतारमण ने बहुत ही वजाहत के साथ ये बात कही थी कि राम मंदिर का इशू, राम मंदिर का मसला हमारे एजेंडे में शामिल है और वो रहेगा। यहाँ मैं ये वजाहत करता चलूँ कि जब NDA हुकूमत में थी, यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, उस वक्त बीजेपी ने अपनी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था, बल्कि NDA का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया गया था और उसमें जो कंटेंशियस इश्यूज है जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मामला, आर्टिकल 370 का मामला, दफा 370 का और कॉमन सिविल कोड, ये कहे गए थे कि ये साथ मुतनाज़ मसले हैं और इसलिए उन्हें बैक बर्नर पर रखा गया था। तो 1996 से लेकर के 2004 बल्कि 2009 तक पार्टी ने इसे अपने मंशूर का हिस्सा नहीं बनाया था, लेकिन अब ये लग रहा है कि बीजेपी शायद अपनी उसी पुरानी रम्स पर लौट रही है और वो जो उसका एजेंडा हुआ करता था एक जमाने में 1991 से 1996 तक, जब पार्टी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात से अयोध्या की यात्रा की थी और भी कई तरह की यात्राएं निकाली गई थी, तो शायद पार्टी फिर से अपना एक स्ट्रॉन्ग हिंदू वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। जी कुर्बानी साहब, ये तो रही बीजेपी की बात। अब जो दूसरी पार्टियां हैं उनका क्या नजरिया रहेगा आज के दौर को देखते हुए? देखिए, अभी दूसरी सियासी जमातों की तरफ से कोई बाकायदगी के साथ किसी तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया। 2 मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब जो एक आजाद MP है और साबिर अली जो कि JDU के लीडर हैं, उन्होंने जाती हैसियत से इस पर नुक्ताचीनी की है। अब देखना ही होगा कि आइंदा 1-2 दिन में दीगर पार्टियां इस पर क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करती है। वैसे ये बज़ाहिर साफ है कि जो NDA में शामिल 3 जमातें हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अकाली दल, उन्हें इस मामले से कोई एतराज न होगा। जनता दल यूनाइटेड पहले ही अलग हो चुका है
तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी जानबूझ करके ये इशू अपने एजेंडे में शामिल कर रही है, यानी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है। एजेंडे में तो उसके हमेशा से था और वो ये चाहती है कि इसे शामिल करके एक बार फिर वो हिंदू सेंटीमेंट्स की हिमायत हासिल करने की कोशिश करे। तो इसके नजरिए से ये बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि जल्द ही पार्टी के प्रेसिडेंट